हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली गाइस, आप मेरी आवाज़ देख ही सकते हैं, फटे हुए बांस की तरह हो गई है, सो प्लीज़ माइंड मत करना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग अपनी नोज रफ करते हुए कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता। तभी जंछा गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ मरने के लिए रुकना चाहते हो। तभी विहिंग जंछा को समझाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वैनिंग और वैनकिंग को इन लेंस के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये बात सुनकर म्याम्या ने एक कड़क वॉइस में कहा, तुमने देखा नहीं, वो प्रेत हैं। लेंस और प्रेतों की दुश्मनी सदियों पुरानी है, हमें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहकर वो विहिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो यहाँ से। लेकिन विहिंग ने म्याम्या का हाथ झटक लिया। अब वो कहता है, आत्माओं के कब्रिस्तान में वैन किंग ने मेरी मदद करी थी, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब वो प्यार से अपने दोनों हाथों से म्याम्या का चेहरा पकड़ता है और एक कंसर्न के साथ कहता है, मैं जंछा को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसे सुरक्षित ह्यूनमैक तक पहुँचा दोगी। तभी जंछा गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जंछा की ये बात सुनकर विहिंग इरिटेट हो गया था। वो अपने बालों को जोर से रफल करने लगा। अब वो अपने सारे गुस्से को कंट्रोल करके जंछा से प्यार से कहता है, तुम बचपन से इतने जिद्दी क्यों हो? जरा अपनी हालत तो देखो, तुम्हें प्रॉपर रेस्ट और क्योर की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें ह्यूनमैक जाना होगा। और रही बात मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वहाँ लौटूंगा मेरे सोलमेट के साथ। ये कहकर वो ब्लश करने लगा। विहिंग की ये बात सुनकर एक पल के लिए म्याम्या की सांसें थम गई थी। उसने एक क्रैक वॉइस में कहा, सोलमेट। विहिंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वो धीरे से नोट करता है। उसकी आंखें शाइन कर रही थी, जो म्याम्या के दिल के 100 टुकड़े करने के लिए काफ़ी थी। म्याम्या ने अपने आंसुओं को होल्ड करा हुआ था। तभी पीछे से कुछ सिपाही आ गए। विहिंग जंछा को धक्का देते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। म्याम्या वहाँ पर फ्रोज होकर खड़ी थी। वो अपने भाई को यहाँ से लेकर तो जा रही थी, पर उसका हार्ट यहीं था, विहिंग के पास जो जाने अनजाने में विहिंग ने तोड़ दिया था। जिन शुआन ने जल्दी म्याम्या का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगा। तभी विहिंग पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है, म्याम्या, जिंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर वो एक स्माइल करता है। विहिंग की ये बात सुनकर म्याम्या को ऐसा पेन महसूस हुआ जैसे हजारों तीरों से उस पर वार किया गया हो। कुछ देर बाद जब विहिंग एसेस्टर हॉल में पहुंचा, वहां का नज़ारा खौफनाक था। सैकड़ों लाशें जमीन पर गिरी हुई थी, जिनमें से कुछ लेंस के डिसिपल थे और कुछ वैंस के सिपाही। तभी विहिंग की नज़र वैनकिंग पर पड़ी, जो घुटनों के बल बैठी हुई थी और लैन हुसैन ने अपनी तलवार उस पर तानी हुई थी। वैनकिंग की बॉडी में कट्स के निशान थे। इसका मतलब था कि उसे बंदी बना लिया गया था। वांगजी भी कोल्ड फेस के साथ वहाँ पर खड़ा था और उसके लेफ्ट बाजू में एक कट का निशान था। खून की वजह से उसके वाइट रोब गंदे हो गए थे। तभी वहाँ पर एम्परर का एक सिपाही आ गया, जो घायल था। उस सिपाही को देखकर पूरे एसेस्टर हॉल में सन्नाटा छा गया था।
तभी एम्परर गुस्से में पूछता है, तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी? उस सिपाही के स्टमक में तलवार से वार किया गया था और उसने अपने एक हाथ से उस घाव को दबा रखा था जिससे ब्लड निकल रहा था। तभी वो डरी हुई आवाज में कहता है, यूनमैक के राजकुमार जिन शुआन को तय खाने से ले गए, उन्होंने हमारे 100 सिपाहियों को मार दिया। तभी एम्परर गुस्से में उसके पास बढ़ने लगा। अब वो एक सरकास्टिक सी टोन में कहता है, अगर सब मर गए तो तुम जिंदा क्यों हो? इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में उस सिपाही का गला काटकर अलग कर दिया, जो रोल होते हुए विहिंग के पांव के नीचे आ गया था। विहिंग भी असिस्टेंट हॉल में मौजूद था। उसे महसूस हुआ कि सारे एल्डर उसे नफरत से देख रहे हैं। तभी एक लैंड डिसिबल भी वहां घबराते हुए आ गया। अब वो लैंड कुरेन से कहता है, तलवार चोरी हो गई मास्टर। ये बात सभी को चिल देने के लिए काफी थी। लैंड कुरेन ने गुस्से में विहिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़के को बंदी बना लो। ये कहकर वो गुफा की ओर चला गया जहां तलवार रखी हुई थी। इस टाइम पर तलवार वहां नहीं थी और जितने भी तालिस्मान वहां उसकी रक्षा के लिए रखे गए थे वो सारे जलकर राख बन गए थे। कुरेन के पीछे लैन हुआन और एम्परर भी गुफा में आ गए थे। लैन कुरेन बड़बड़ाते हुए कह रहा था, ये नहीं हो सकता, मेरे गुरु की तलवार चोरी नहीं हो सकती। अब वो गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं उन प्रेतों को नहीं छोड़ूंगा। अचानक से उसे डिजी फील होने लगा। उसके माथे से पसीना टपकने लगा था और वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर गया। अब कुछ देर बाद लैन कुरेन बेड में लेटा हुआ था और हेड फिजिशियन उसे एग्जामिन कर रहे थे। वांगजी भी वहां पर खड़ा था। तभी हेड फिजिशियन लैन कुरेन की नब्ज को चेक करने के बाद एक गहरी सांस लेता है। वहां पर वांगजी, हुआन, एम्परर और सारे एल्डर्स थे। तभी फिजिशियन कहता है, इन्हें पॉइजन दिया जा रहा है, जिस वजह से इनकी स्पिरिचुअस एनर्जी कम हो गई है और शायद तलवार चोरी होने का भी यही कारण है, क्योंकि इस पॉइजन की वजह से लैन कुरेन की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी, जिससे तालिस्मान डीएक्टिवेट हो गए और तलवार चोरी हो गई। लैन कुरेन अनकॉन्शियस बेड पर पड़ा था। ऐसे ही 4 दिन बीत चुके थे। वांगजी ने लैन कुरेन को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था और ना ही वो विहिंग से मिला। तभी वहां पर लैन हुआन आता है। उस टाइम पर रात के 8 बज रहे थे। वांगजी ने उसे देखकर बो किया। हुआन के कपड़ों में खून की बूंदें लगी हुई थी। वांगजी उन्हें ही देख रहा था। तभी लैन हुआन कहता है, तुमने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही आराम किया है। तुम जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ लैन कुरेन के साथ हूँ। वांगजी नोट करके वहाँ से जाने लगा। तभी लैन हुआन पीछे से कहता है, सिचेन और लैन कुरेन की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ विहिंग है। मुझे लगता है तलवार भी उसने ही चुराकर प्रेतों को दी है। लैन हुआन की बात सुनकर वांगजी रुक गया था। उसने गुस्से में कहा, विहिंग ने कुछ नहीं किया। तभी लैन हुआन एक डेविल स्मग के साथ कहता है, अच्छा, और तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? क्या तुम भूल गए उसके पास डेमोनिक तलवार है और जिन शुआन को भी उसने ही यहाँ से बाहर निकाला था। वांगजी हुआन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन जितने भी एविडेंस मिले थे सब विहिंग के खिलाफ थे। इसलिए वांगजी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो सीधे तहखाने गया, क्योंकि विहिंग को
पिछले 4 दिनों से वहां बंदी बनाकर रखा गया था और इस बीच वांगजी भी विहिंग से मिलने नहीं गया। जैसे ही वो तय खाने के अंदर पहुंचा, वहां का नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि तय खाने के अंदर लाशों की मजार लगी हुई थी। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वांगजी के पास जाने से पहले हुआन तय खाने के अंदर आया था। वो सीधे विहिंग के चैम्बर के अंदर गया। एम्परर ने जल्लादों को हुक्म दिया था कि वो वैंस और विहिंग को इतना टॉर्चर करें जिससे उनके शरीर में खून की एक बूंद ना रहे। जब लैन हुआन ने विहिंग को देखा तो उसे बेड़ियों से बांधा गया था। उसकी तलवार विहिंग से छीन ली गई थी और हुआन ने सूबियान को तालिस्मान का एक बैनर बनाकर उसमें रख दिया था। विहिंग की पूरी बॉडी ब्लड और घाव से कवर थी। उसे ऐसे देखकर लैन हुआन के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। उस चैम्बर में एक जल्लाद भी था जो नुकीले हंटर से विहिंग को मार रहा था। तभी लैन हुआन उस जल्लाद को रुक जाने को कहता है। उसने उसके हाथ से हंटर ले लिया और जल्लाद को वहां से जाने को कहा। अब लैन हुआन एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरे और वांगजी के बीच में आए थे ना, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये कहकर उसने नुकीले हंटर से विहिंग को मारा। विहिंग की बॉडी से निकलने वाली ब्लड की बूंदें दीवालों में लग रही थी। तभी विहिंग जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे लैन हुआन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब विहिंग कहता है, मैं किसी के बीच में नहीं आया, लंजा सिर्फ मेरा है। और तुम्हें मैं बता दूं, उसने मेरे साथ साइलेंस रूम में 3 वॉल्स लिए हैं। इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ मुझे चाहता है और ना कि तुम्हें। ये कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा, जिससे लैन हुआन का ब्लड बॉयल हो गया था। उसका हर एक वार पहले से ज़्यादा दर्दनाक होता था। वो विहिंग को मारते हुए कहता है, वांगजी सिर्फ मेरा बेट्रोट है, और रही बात तुम्हारी, तुम उसके लिए सिर्फ एक स्लेव हो जिसका उसने यूज किया। तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि तुमने इसे सच मान लिया। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो वो पिछले 4 दिनों से तुमसे मिलने क्यों नहीं आया? उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। हुआन की ये बात विहिंग के हार्ट में स्टैप कर गई थी। उसे नुकीले हंटर से उतना पेन नहीं हो रहा था जितना इस बात से हो रहा था कि पिछले 4 दिनों से लंजा उससे एक बार भी मिलने नहीं आया। दूसरी तरफ लैन हुआन था जो विहिंग को मर्सीलेसली मार रहा था जब तक वो अनकॉन्शियस ना हो गया। विहिंग के ब्लड से वो पूरा रूम लाल हो गया था। दीवारों से खून नीचे टपक रहा था। विहिंग के बेहोश होने के बाद भी लैन हुआन ने उसे मारना बंद नहीं किया था। तभी वो चिल्लाते हुए जल्लाद को बुलाता है। उसने जाने से पहले हंटर जल्लाद को दे दिया और कहा, जैसे इसे होश आए मुझे बताना, मैं फिर से आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वहाँ से लैन हुआन सीधे वांगजी के पास गया था। लैन हुआन के जाने के बाद तय खाने में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। तभी बाहर से तय खाने के अंदर ब्लैक स्मोक आने लगा। उसने सीधे जल्लाद के गले को ग्रैब कर लिया, जिससे उसका दम घुटने लगा और वो तड़पते हुए मर गया। उस टाइम पर तय खाना एम्परर के सैनिकों से भरा हुआ था। तभी अचानक से तय खाने में ठंड बढ़ने लगी। वो समर्स की रात थी, पर तय खाने के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीला तूफान आ रहा हो। कुछ देर में ठंड इतनी बढ़ गई
कि एक एक करके सारे सिपाही गिरने लगे। जो खून की बूंदें दीवारों में थी वो भी जमने लगी थी। लगभग 5 मिनट बाद सारे सैनिक मारे गए थे। तभी वांगजी भी तय खाने के अंदर आ गया। एंड यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। वो ब्लैक स्मोक विंग के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अब वो विंग के अंदर समा गया। तय खाने में बिछी हुई लाशों को देखकर वांगजी घबरा गया था। वो जल्दी विंग को देखने के लिए उसके चैम्बर के अंदर चला गया, पर विंग को देखकर उसकी सांसें थम गई थी, क्योंकि उस टाइम पर विंग ब्लड में कवर था। उसके दोनों हाथों को बेड़ियों से बांधा गया था एंड उसकी ब्यूटीफुल स्किन पर गहरे घाव थे। तभी वांगजी भागते हुए उसके पास जाता है और उसकी बेड़ियों को खोल देता है। वांगजी ने उसे अपनी लैप में लेटा दिया था। वांगजी को पता भी नहीं चला कि उसके आंसुओं से कब उसके गाल भीग गए। जैसे ही विंग को उसकी वार्म फील हुई, विंग ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने उसका लंजा था, उसका हस्बैंड। विंग एक स्माइल करता है जिसमें दर्द था, लेकिन देखते देखते वो स्माइल डिसअपीयर हो गई। तभी विंग एक क्रैक वॉइस में कहता है, लंजा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुमने कहा था कि हम हस्बैंड्स हैं, क्या ये झूठ था? क्या तुमने मुझे यूज़ किया सिर्फ अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए? विंग की ये बातें वांगजी के हार्ट में स्टैप कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि पहली बार था जब वो हिम्मत हार रहा था। वांगजी के दिमाग में बहुत सवाल थे जो उसे विंग से पूछने थे, पर अभी उनके बीच ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वो ना ही विंग से सवाल पूछ पा रहा था और ना ही जवाब दे पा रहा था। तभी फिर से हवाएं चलने लगी। ठंड फिर से बढ़ने लगी थी, लेकिन इस बार सूबियान थी जो विंग के पास आ गई। जैसे ही विंग ने सूबियान को पकड़ा, उसके सारे घाव भरने लगे। दीवारों में जो ब्लड था वो भी गायब हो गया। तभी विंग खड़ा होकर वहां से जाने लगा। वांगजी उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग गुस्से में जवाब देता है, भले ही तुमने अपनी नीड्स के लिए मुझसे शादी करी हो, पर अब तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे बस वैनकिंग और वैनिंग को यहाँ से बाहर निकालना है। इतना कहकर वो वैनिंग के चैम्बर में चला गया। वैनिंग की हालत विंग से भी ज़्यादा खराब थी, क्योंकि जल्लादों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। तभी विंग सूबियान से वैनिंग की जंजीरों को काट देता है। ये सब देखकर वांगजी बीच में आ गया था। वो गुस्से में कहता है, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये लेंस का बंदी है। ये सुनने के बाद विंग हंसने लगा था। उसकी हंसी में गुस्सा था, नफरत थी। अब वो वांगजी को ग्लेयर करते हुए कहता है, बंदी, सच कहूँ तो मुझे तुम लेंस से नफरत होने लगी है। ये एक 15 साल का लड़का है जिसे तुमने क्रूरली टॉर्चर किया। क्या इसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? ये कहकर वो चुप हो गया था। अब उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वैनिंग, तुम जाकर वैनकिंग को लेके आओ, मैं भी देखता हूँ हमें कौन रोकता है। ये कहकर विंग ने सूबियान में अपनी ग्रिप टाइट कर ली थी। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, विंग। विंग ने एक डेडली टोन में कहा, क्या हुआ लंजा? तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? मुझसे नफरत हो रही है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे लिए गुड इनफ नहीं हूँ और वो ओल्ड इमोर्टल ही तुम्हारे लिए बेस्ट है? विंग की ये बातें वांगजी को गुस्सा दिला रही थी,
पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीरे से कहता है, मुझे कुछ ऐसा करने में मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। विहिंग हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहते हो? ओ हाँ, तुम तो लैन हुआन की वाइफ हो ना, क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पीछे नहीं आया? इतने में वैन निंग भी वैन किंग को लेकर आ गया था। तभी विहिंग वांग जी को बो करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना हस्बैंड। इतना कहकर वो वैनिंग और वैनकिंग के साथ बाहर जाने लगा। तभी वांग जी गुस्से में पीछे से कहता है, ठीक है, तुम्हें इन्हें बाहर निकालना है ना, तो मुझसे मुकाबला करो, क्योंकि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं इन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। इतना कहकर उसने बीचैन को निकाल लिया। विहिंग ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो दोनों लड़ने लगे थे। हालांकि ये बात अलग थी, उन दोनों में से कोई भी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते थे। तभी अचानक से विहिंग ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी। अब वांग जी की तलवार उसकी नेक में थी। तभी विहिंग बीचैन को अपनी चेस्ट के ऊपर रख देता है, बिल्कुल उसके हार्ट के सामने। अब वो एक डार्क वॉइस में कहता है, अगर स्टेप करना है तो मेरे हार्ट में करो, जैसे पहले किया था। उस टाइम पर विहिंग की आंखें नॉर्मल नहीं थी, उनमें पेन था, गुस्सा था और नफरत थी। विहिंग की ये बात सुनकर वैनकिंग घबरा गई थी, क्योंकि विहिंग उस टाइम पर ईलिंग पैट्रियार्क लग रहा था। सालों पहले जैसे उसने लैन ताओ के सामने खुद को सरेंडर किया था, वैसे ही आज वो वांग जी के सामने खुद को सरेंडर कर रहा था। लेकिन वांग जी ने लैन ताओ की तरह उसे नहीं मारा। वांग जी के हाथों से बीचैन गिर गई थी, क्योंकि उसके हाथ कांपने लगे थे। सिर्फ इस बात से ही उसकी रूह कांप गई कि वो विहिंग को हर्ट कैसे कर सकता है। विहिंग की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकल रहा था। तभी विहिंग एक डीप वॉइस में कहता है, लंजा, लोग सही कहते हैं ना, प्यार एक जहर की तरह है जो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है, जिससे इंसान को पेन और प्लेजर एक साथ महसूस होता है। देखो ना लंजा, तुमने भी मुझे खत्म कर दिया, मुझे तोड़ दिया। ये कहकर वो जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। दूसरी तरफ वांग जी था, जिसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। जो अभी उसके सामने था वो कोई और था। ये उसका विहिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आंखों में नफरत है, गुस्सा है, आग है, जो उसके इनोसेंट विहिंग की नहीं हो सकती। वो इन ख्यालों में ही था, तभी उसे विहिंग के दर्द में कर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने विहिंग की तरफ देखा तो उसकी स्टमक से ब्लड बह रहा था, क्योंकि लैन सिचैन ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया था। उनकी तलवार विहिंग के स्टमक के आर पार थी। अचानक से जब विहिंग को उसकी बैली पर दर्द महसूस हुआ तो उसने अपने हाथ से बैली में टच किया। उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ था। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है, जो शॉक में था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। धीरे धीरे विहिंग का विजन ब्लर होने लगा और वो अनकॉन्शियस हो गया। इतनी ही देर में वहाँ लैन हुआन, एम्परर और 30 एल्डर आ गए थे। जब उन्होंने तय खाने में बिछी हुई लाशें देखी, वो देखकर सभी हैरान हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी उन्हें ये देखकर हुई कि वांग जी लैन सिचन पर हमला कर रहा था। उसने विहिंग को उसकी वेस्ट से पकड़ा हुआ था, जो अभी अनकॉन्शियस था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मिंग्याओ
अपने सैनिकों से कहता है कि वैनिंग और वैनकिंग को फिर से बंदी बना लो। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाते, वांगजी ने उन पर हमला कर दिया। उसने गुस्से में कहा, अगर किसी ने भी इन्हें हाथ लगाने की कोशिश करी तो उनकी मौत मेरे हाथों होगी। उस रात वांगजी ने सभी एल्डर्स को घायल कर दिया था। सिर्फ विहिंग के लिए उसने सबसे बड़ा रूल तोड़ा था, क्योंकि उसका हस्बैंड चाहता था कि वैनकिंग और वैनिंग सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाए। उसने उन दोनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने वैनकिंग को विहिंग को अपने साथ ले जाने को कहा, क्योंकि वो जानता था अगर विहिंग क्लाउड रेसेस में रहा तो ये लोग उसकी जान ले लेंगे। वैनिंग ने जाने से पहले कहा था कि वो विहिंग का ख्याल रखेगी। उस खौफनाक रात के बाद वांगजी को सेल्यूजन में रखा गया था। 3 दिन बाद लेंस के कुछ डिसिपल उसके पास आए और उसे असिस्टेंट हॉल के सामने ले गए। वहाँ पे लैन कुरैन, सभी एल्डर्स और एम्परर और सीचेन थे। वांगजी उनके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। तभी लैन कुरैन एक कड़क आवाज में कहता है, तुमने 30 एल्डर्स और अपने बेट्रोट को घायल किया है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वांगजी ने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। उसने जो कहा वो सभी एल्डर्स के ब्लड को बॉईल करने के लिए काफ़ी था। उसने कहा, आपको जो सज़ा देनी है जल्दी दीजिए, क्योंकि वो वहाँ अकेला है, मुझे उसके पास जाना है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब लैन कुरैन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने तुरंत ही डिसिपल से वीप लाने को कहा। वांगजी को 300 वीप्स की सजा सुनाई गई। घुसू के 100 वीप्स ही किसी की आत्मा को उसके शरीर से निकालने के लिए काफी थे। लेकिन वांगजी को इस बात का खौफ नहीं था। उसे बस डर था तो विहिंग का, क्योंकि वो वैंस के साथ अकेला है। लैन सीचेन कुछ कहता इससे पहले ही लैन कुरैन ने एक कड़क आवाज में कहा, अगर किसी ने भी बीच में बोलने की हिम्मत करी तो वांगजी की सजा बढ़ा दी जाएगी। अब वांगजी को वीप पड़ने लगे थे। उसकी हालत पहले से ही खराब थी, ऊपर से 300 वीप्स। लगभग 295 वीप्स होने तक वांगजी बिना हरकत किए कोल्डली बैठा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसे वीप पड़ा, उसने ब्लड को वॉमिट कर दिया। उसके बाद के वीप्स उसे याद नहीं थे, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया था। उसकी पूरी बॉडी नम हो गई थी। उसकी पूरी बैक खून से कवर थी। लेकिन इन सब के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि तलवार चुराई किसने। उस दिन के बाद वांगजी को होश नहीं आया था। समर्स के दिन अब बीत चुके थे। जहां हमेशा वांगजी के आसपास विहिंग के गीगल करने की आवाजें होती थी, आज वो गायब हो चुकी थी। वांगजी फिर से जिंगशी में अकेला रह गया था। उसके पास थे तो सिर्फ विहिंग के साथ बिताए हुए पल, उनका प्रॉमिस जो उन्होंने हमेशा साथ रहने के लिए किया था। समर्स के दिन बीत चुके थे और विंटर आ गया था। देखते देखते ऑटम भी आ गया, पर वांगजी अभी भी अनकॉन्शियस था। अब 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में बहुत कुछ ऐसा था जो बदल गया था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो गाइस, आज का पार्ट बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर था। आई एम सॉरी गाइस, पर मैं चाह कर भी इस सीन को अवॉइड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये स्टोरी लाइन का सबसे मेन पार्ट था। कहते हैं ना गाइस, सुबह होने से पहले अंधेरा काफ़ी घना होता है। सो आप चिंता मत करिए, इन सब दर्द भरे सीन के बाद ही तो अच्छे सीन का मज़ा आता है। ओके गाइस, अब 3 साल बीत चुके हैं।
इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। तो आपको क्या लगता है कि इन 3 सालों में क्या क्या बदला होगा? हैव यू एनी गेसेस? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।